पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजी ये दोनों टर्म्स हमारे मेडिकल लाइन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी लाइन में हैं, बी फार्म में, एमबीबीएस में, या फिर और भी किसी लाइन में, कितने भी बीएससी में हैं, तो जो पैथोफिजियोलॉजी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, राइट। तो जो आज से हमारी सीरीज़ शुरू होगी वो है पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो दैट इज़ द फर्स्ट सेशन और फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम पैथोफिजियोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट मीन्स जिसमें आप ये समझोगे कि पैथोफिजियोलॉजी है क्या, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन सी टर्म्स आपको याद रखनी है, जो ओवरऑल जितने भी कंसेप्ट आएंगे अंडर द पैथोफिजियोलॉजी वो सब में जो टर्म्स यूज़ होंगी वो आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। तो अटेंटिव होकर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम बैक। द वर्ड पैथोलॉजी जो कि डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। क्लियर। पैथोस मतलब सफरिंग। सफ़र एक वर्ड है जब हम बोलते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से खांसी से सफ़र कर रहा, या फिर स्नीजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक नहीं हो रही, राइट। या फिर मुझे फीवर है, आई एम सफरिंग। ये भी एक चीज़ जो आपने काफ़ी बार सुनी होगी। तो सफरिंग वर्ड एक पेशेंट है, एक पर्सन सॉरी, जो डिसकम्फर्ट लेवल पे है। डिसकम्फर्ट क्यों? क्योंकि उसे कोई ना कोई डिसीज़ हुई है, चाहे वो छोटी है या बड़ी। उस चीज़ की स्टडी करना। लॉगस मीन्स स्टडी, यानी कि एक पेशेंट सफ़र कर रहा है उस चीज़ की स्टडी करना, दैट नोन एज पैथोलॉजी। अभी बात आती है पैथोलॉजी की एक छोटी सी डेफिनेशन के बारे में। पैथोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है उन चेंजेस की जो हमारे बॉडी के फंक्शन या स्ट्रक्चर में आते हैं। हमारे बॉडी में हर एक सेल, हर एक टिश्यू का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और अपना खुद का फंक्शन होता है। अगर उन स्ट्रक्चर में या फंक्शन में किसी तरह का कोई बदलाव या चेंज आता है, उसकी स्टडी को हम बोलेंगे पैथोलॉजी। आफ्टर दैट अनदर कॉमनली, अब इसी के लिए जो हम अनदर वर्ड यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ स्लाइटली सा डिफरेंस है, उसे हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो आपके एक सब्जेक्ट बना हुआ है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथो का मतलब सेम रहेगा, सफरिंग। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में सब कुछ, हम एक हेल्दी पर्सन हैं, एक हेल्दी पर्सन में जो भी उनके जो सेल है या फिर टिश्यू, वो सारे क्या काम कर रहे हैं? बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि एक जो पर्सन है, एक पर्सन जो है दैट इज़ इल, उसे आइडेंटिफाई करने से पहले हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के फंक्शंस का पता होना चाहिए कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, या फिर उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर, जो भी सेल है, टिश्यू है, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को नाम क्या दिया गया? पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। आफ्टर दैट पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कुछ और जानते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या क्या स्टडी आ जाती है? डिसऑर्डर्ड फंक्शन, यानी कि मैंने आपको पहले बताया एक एबनॉर्मल काम कर रहा है, एक हेल्दी पर्सन में सब कुछ सही चल रहा है। तो हमें किसके बारे में स्टडी करनी है कि इस पर्सन में ऐसी कौन सी चीज़ हुई है जिसके कारण से, या फिर कौन सा ऐसा पार्ट है जो एबनॉर्मल काम कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा। एंड ब्रेकडाउन ऑफ होम्योस्टेसिस, ये एक वर्ड है होम्योस्टेसिस जो आपने पहले भी पढ़ा है। होम्यो मतलब सेम, एंड ऑल्सो स्टेसिस वर्ड मतलब स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो सेम रहे। अब स्टेट में क्या क्या आ सकता है? स्टेट में लिक्विड, गैस, यानी कि सॉलिड, ये सब कुछ स्टेट्स होती हैं, राइट। लेकिन इसमें वो कुछ भी नहीं आएगा। सेम स्टेट यानी कि कोई भी ऐसी, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारा जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है, आउटसाइड का, वो बदलता रहता है। गर्मियाँ हो तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाता है, और अगर सर्दियाँ हो तो टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है। लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर उससे इफेक्ट होता है?
नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि एक जो पर्टिकुलर एक बॉडी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अब बाहर का जो इन्वायरमेंट है, आउटसाइड इन्वायरमेंट, मैं मान लेती हूँ वो चल रहा है -10 डिग्री। ओके, -10 डिग्री बाहर का चल रहा है, बॉडी टेम्परेचर है हमारा 37। बाहर के इन्वायरमेंट का हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी का भी एक खुद का इन्वायरमेंट है। इंटरनल इन्वायरमेंट हमें जैसे बोलें, जिसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट बोलेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई भी जो चेंजेस आ रहे हैं पर, और जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसका इफेक्ट हमारे अंदर के इन्वायरमेंट पे ना पड़े। ओके, वो चीज़ बैलेंस रहे, यानी कि बाहर कुछ भी हो, अंदर बॉडी का सिस्टम नहीं हिलना चाहिए, नहीं खराब होना चाहिए। दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस भी एक सिस्टम से चलता है जिसका नाम है फीडबैक सिस्टम, और ये सिस्टम भी आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा। अगर आप इस पे डिटेल वीडियो चाहते हो होम्योस्टेसिस पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एक और एग्जांपल मैं दूंगी फीवर के बारे में। जब किसी को भी बुखार होता है तो हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से, तब हमें पता लगता है ना कि हमें बुखार है, राइट। 37 डिग्री से नॉर्मल से काफ़ी आगे तक बढ़ जाता है। तो वो भी एक होम्योस्टेसिस का पार्ट है कि जो होम्योस्टेसिस है वो स्टेबल नहीं हुई, क्योंकि जो आउटसाइड इन्वायरमेंट था या फिर कुछ भी, वो हमें इफेक्ट कहीं ना कहीं हुआ है। होम्योस्टेसिस बेसिकली एक एबिलिटी होती है बॉडी की, जिसमें एक ह्यूमन बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करती है बाय मेंटेनिंग एंड बैलेंसिंग पीएच। पीएच यानी कि हमारी बॉडी का पीएच 7 रहता है, टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और जितना भी एसिड बेस लेवल हमारे बॉडी का होता है वो एसिड बेस लेवल मेंटेन रहना चाहिए। गॉट इट? अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला कंसेप्ट जो आपको पैथोफिजियोलॉजी में पता होना चाहिए, हेल्थ एंड डिसीज। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ मे बी डिफाइंड एज अ कंडीशन when the individual is in complete accord with the surrounding। हेल्थ क्या है? नॉर्मल सा वर्ड है। हेल्थ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एक सिंगल पर्सन है वो सराउंडिंग के अकॉर्ड चलता है। सराउंडिंग के अकॉर्ड मीन्स, जैसे इस चीज़ में मैं बोल सकती हूँ कि आपके सराउंडिंग कैसा है। हम बोलते हैं ना इन्फेक्शन है, अगर किसी एक को इन्फेक्शन हुई तो दूसरे को बड़ी जल्दी हो सकती है, तो ये आपका सराउंडिंग है। नेक्स्ट, डिसीज। वाइल डिसीज इज अ लॉस ऑफ ईज। एक हेल्थ क्या है कि एक नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्शन हुई, आपको भी हो गई, आपने मेडिसिन ली, इट्स ओके, ठीक है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, आपकी थोड़ी सी हेल्थ में गड़बड़ी हुई लेकिन आफ्टर ऑल वो ठीक हो गई। डिसीज़ क्या है? डिसीज़ एक ऐसी डिसीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसमें आप अनकंफर्ट महसूस करते हैं। सॉरी, अनकंफर्ट बोले, दैट इज डिसकंफर्ट, यानी कि लॉस ऑफ ईज, जिसमें आप परेशान रहो कि आपकी बॉडी आपको अच्छे से कंफर्ट जोन में नहीं फील करवाएगी। उस चीज़ को हम बोलेंगे कि आपको कोई डिसीज़ है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, छोटी या बड़ी। हम हेल्थ एक जो वर्ड है उसमें और डिसीज़ में एक स्लाइटली सा डिफरेंस है कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ हम बोल देते हैं कि नॉर्मल अपनी हेल्थ सही रखो, बैड हेल्थ, गुड हेल्थ, कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, अपने आसपास ऐसे रख, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब कुछ। लेकिन डिसीज़ में मोस्टली क्या होता है, हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। नेक्स्ट टर्म सिंड्रोम। सिंड्रोम वर्ड क्या है? सिंड्रोम एक ऐसी चीज़ होती है, होती डिसीज से ही स्टार्ट है, लेकिन जो डिसीज के साथ साथ कॉन्टिन्यूड पीरियड के लिए चलती है। कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स का, जिसमें एक सिंड्रोम यानी कि बेबी सिंड्रोम्स होते हैं, कईयों को कई कई तरह की प्रॉब्लम्स रहते हैं, और जो कॉन्टिन्यूटी में किसी कमी के कारण हो उसे हम बोलेंगे सिंड्रोम। कोई भी कमी हो सकती है, पोलियो की अगर कमी हो तब भी हमें एज अ सिंड्रोम वो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद आई की ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं। तो जिस चीज़ की कमी होने से हमें कोई डिसीज़ लगती है उस चीज़ को हम सिंड्रोम बोल सकते हैं, जो काफ़ी कॉन्टिन्यूड पीरियड के लिए चलती है। आफ्टर दैट कॉमन टर्म्स इन पैथोलॉजी, की कॉमन टर्म्स कौन कौन सी है पैथोलॉजी में? पेशेंट। पेशेंट कौन होता है? जो किसी डिसीज से क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है। गॉट इट?
लीजन्स, लीजन्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पैथोलॉजी में ये वर्ड बहुत आएगा आपको। आर द करेक्टरिस्टिक्स इन टिश्यूज, सेल या टिश्यू में जो भी उनके करेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे लीजन्स। जो कैसे प्रोड्यूस होंगे, प्रोड्यूस बाय डिसीज। लीजन्स कब होते हैं, जब हमें कोई डिसीज होती है और उस डिसीज के कारण हमारा सेल या टिश्यू में चेंजेस आने लग जाते हैं। पैथोलॉजिक चेंजेस और मॉर्फोलॉजी, पैथोलॉजिक चेंजेस हो रहे हैं, इसको हम और किस वर्ड से बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजी। इसमें क्या होता है, एग्जामिनेशन करना एक टिश्यू कौन सा है, एक टिश्यू है जो हेल्दी है, ओके, दैट इज हेल्दी और नॉर्मल टिश्यू। एक है जो डैमेज हो गया है। अब इस डैमेज टिश्यू या फिर इस डिसीज टिश्यू की हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है। दिस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विद द नेक्ड आई, इसको हम नेक्ड आई से भी कर सकते हैं। नेक्ड आई यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें स्वेलिंग होती है और आपको पता लगने लग जाता है कि हाँ भाई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कोई, तो आप चेकअप के लिए जाते हो, राइट। तो वो भी एक सिम्टम की तरह होता है। और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता लगती, तो आप एग्जामिनेशन करवाते हो, अपने एक्सरेज करवाते हो, कुछ चीज़ों को माइक्रोस्कोप यूज़ करके देखा जाता है, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस के थ्रू, या फिर कुछ भी जो नेक्ड आई हम नहीं देख सकते। गॉट इट। कुछ ऐसे होते हैं जो नेक्ड आई दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो कॉमन टर्म्स थी वो 3 है, कौन कौन सी, इटियोलॉजी, ये जो मैंने अभी आपको करवाया, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको नॉर्मली दिमाग में रखनी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, ये 3 वर्ड्स पे, इटियोलॉजी, वाई। इटियोलॉजी वाई मतलब क्या है ये समझाऊंगी, पैथोजेनेसिस क्या है और डिसीज़ क्या है। इटियोलॉजी मतलब होता है कोई आपको किसी तरह की कोई डिसीज़ है, वो क्यों हुई, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के लिए, कारण क्या है, जेनेटिक कॉज भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को वो थी इसलिए आपको भी हुई, उसका मेन रीज़न क्या है, आप एक नॉर्मल सराउंडिंग के कारण है या फिर वो मौसम ही ऐसा चल रहा है उस कारण से हो रही है, मतलब उसका रीज़न क्या है, कैजुअल फैक्टर कौन सा है रिस्पॉन्सिबल है उस लीजन के लिए जो हुआ है। आफ्टर दैट पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू लीजन्स प्रोड्यूस हुए हैं। अब ऐसा मैकेनिज्म एक प्रोसेस, यानी कि पैथोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है कि लीजन्स कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, इस टर्म पैथोजेनेसिस मतलब ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, जब आप डिसीज की ट्रीटमेंट करते हो तो दैट इज अंडर द पैथोजेनेसिस। डिसीज व्हाट इज रॉन्ग, डिसीज़ में क्या आ जाता है कि गलत क्या हुआ है, यानी कि डायग्नोज करना, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इससे क्या हो सकता है, अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो इससे फर्दर कौन कौन से डैमेजेस हो सकते हैं बॉडी को, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, इसके बारे में हम क्या, इस डिसीज़ को लेकर हम कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंड फाइनली व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो कॉम्प्लिकेशंस आए उस चीज़ को हम अवॉइड कर सके ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, और जो इससे इन्फेक्शन या फिर कुछ किसी भी तरह की कोई स्प्रेड होती है इन्फेक्शन, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ वर्ड ऑफ डिसीज़। ये सारे टर्म्स वर्ड ऑफ डिसीज़ के अंडर आती है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, एक पर्टिकुलर चाहे वो कार्डियक के रिलेटेड हो या फिर नॉर्मल कोई भी डिसीज़ हो, उनकी आपको इटियोलॉजी पैथोजेनेसिस पता होनी चाहिए। द लास्ट कंसेप्ट मेजरली ये आपको याद भी रखना है एज अ पैथोफिजियोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सर विलियम ऑसलर एक फिजिशियन, एक टीचर थे मेडिसिन लाइन में, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोलते हैं। क्यों? बाय हिज फेमस क्योट, इनका एक क्योट था, योर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विल बी एज गुड एज इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैथोलॉजी। आपकी जो मेडिसिन की प्रैक्टिस है वो तभी इतनी ज़्यादा गुड होगी अगर आपकी पैथोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर बेस्ड हो। अगर आपको जितनी ज़्यादा पैथोफिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है
डिक्रीजेस कैसे हो रही है, आपकी जो मेडिसिन है वो भी उतनी ही ज़्यादा, उसमें जो प्रैक्टिस है वो भी उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। क्योंकि एक डिस मेडिसिन का पता होना चाहिए कि मेडिसिन कैसे वर्क करती है, किस चीज़ के लिए वो बनाई गई है। आफ्टर दैट द लास्ट वन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिपोक्रेट्स। मैंने साइंटिस्ट का नाम बताया अभी, सर विलियम। अभी जो फादर ऑफ मेडिसिन या फिर उससे भी हम कुछ ऊपर बोल सकते हैं इनको, हिपोक्रेट्स इनका नेम है। इनके बारे में अगर आपको ब्रीफ में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज ये कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। बस आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि हिपोक्रेट्स मेजरली, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक टर्म नहीं बोलूँगी मैं इसे, एक साइंटिस्ट का ऐसा नेम जो पैथोफिजियोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन्होंने ही मेडिसिन वर्ल्ड को स्टार्ट किया था। मतलब इनका क्या था मेन पर्पस, और मेन जो मतलब इनको जाना किस लिए चाहते हैं कि ये जितनी भी मेडिसिन होती थी, इनका ये बिलीव था कि हम नेचुरली किसी भी डिसीज़ को हील कर सकती है। नेचुरली हील, ये नेचुरली हील करते थे किसी भी तरह की प्रॉब्लम को, और इनको उस डिसीज़ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज थी कि वो डिसीज़ है क्या, कहाँ से आई है, एवरीथिंग जो भी था। मेन इनका जो मेन मैंने आपको बता दिया कि इनका मानना क्या था कि हम नेचुरली हील कर सकते हैं आयुर्वेदिक तरीकों के साथ, और ये मोस्टली आयुर्वेदिक तरीकों से ही सभी बीमारियों को पहले टाइम पे ठीक करते थे। और आफ्टर दैट बहुत सारी आगे आगे एडवांस चीज़ें आई जो कि हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट पार्ट कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, हिपोक्रेट्स। So that's all about for today's session. Thank you so much.